हम अभी तक जो बात कर रहे थे अपने यादों के झरोखे के माध्यम से, वो मैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बातें और अपनी स्मृतियों को दोहरा रहा था। वो सारी बचपन की बातें, वो सब यादों के झरोखों के माध्यम से मैं अपने परिवारजनों को बताने की कोशिश कर रहा था। उस ही क्रम में अभी तक जो बात हुई थी वो मेरी एक तरह से बहुत बचपन, जिसमें मैं 1945 में मेरा जन्म हुआ, तो आबू रोड में मेरा जन्म हुआ, पर उसके कुछ समय बाद ही, लगभग 1.5-2 महीने बाद ही मैं बरेली अपनी ननिहाल चला गया और वहाँ लगभग 3 साल रहने के बाद मैं ननिहाल में बरेली से लखनऊ पहुँच गया, क्योंकि मेरे नाना जी का ट्रांसफ़र बरेली से लखनऊ हो गया था। और ये बातें जो मैं बरेली में लगभग 45 से 47 तक 2 साल या 2.5-3 साल के आसपास का समय था। आज़ादी के तुरंत बाद मैं लखनऊ पहुंच गया और लखनऊ में अपनी बचपन के समय में बचपन मेरा वहाँ गुजरा। और इसके बाद मैं पढ़ाई में 4थी क्लास में ही डायरेक्ट मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मैं घर पर ही अपनी जो मैगज़ीन्स आती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इलस्ट्रेटेड वीकली, फिल्म फेयर, ऐसी मैगज़ीन्स, और अपने मामा जी, मासी जी, उनके माध्यम से, नाना जी के माध्यम से ही सीखता था। और मुझे कभी भी कोई प्राइमरी स्कूल या किसी तरह की नर्सरी या ऐसे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैं जब लगभग 6.5-7 साल का था, तब मुझे मेरे मामा जी अपने स्कूल एडमिशन के लिए लेकर के गए। तो वहाँ उन्होंने मेरी जो मेरी निपुणता थी या जो मेरी जानकारी थी, उसके अनुसार मुझे 4थी क्लास में ही डायरेक्ट एडमिशन दे दिया। 4थी क्लास और 5वीं क्लास पास करने के बाद मैं 1953 में मैं आबू अपने घर आ गया, अपने माँ बाप के पास। और यहाँ मैंने हाई स्कूल तक, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, हाई स्कूल तक मैंने अपनी पढ़ाई की और हाई स्कूल का एग्ज़ाम मैंने 1958 में पास कर लिया। यानी मैं 13 साल की उस समय मेरी उम्र थी, क्योंकि मेरा जन्म 45 में हुआ था। तो 13 साल की उम्र में मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं 2nd डिवीज़न में हाई स्कूल मैंने पास कर लिया। उसके बाद जो मेरी यात्रा का एक अलग पड़ाव शुरू होगा, उस यात्रा के बारे में, जो पुरानी यात्रा है, वो मैंने वीडियो और ऑडियो पर रिकॉर्ड की थी। पर अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं सारी बातें इस ऑडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। ये सारी बातें 1958 के मार्च में तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मई में मेरा रिज़ल्ट आ गया। और मई के रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद ही, बल्कि उससे पहले ही, मेरी माँ को ये मालूम था कि ये पास होना ही है, पास हो ही जाएगा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई और लगन के माध्यम से मेरे माँ बाप को भरोसा हो गया था। और मेरी माँ ने ही इसमें लीड ली, और लीड ले करके उन्होंने मेरे नाना जी से, जो मेरी माँ के चाचा थे, उनसे संपर्क किया, जो कि गुरुकुल नारसन में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। नाना जी ने तुरंत ही उसका उत्तर दिया पत्र के माध्यम से, और उन्होंने तुरंत कहा
कि यहाँ 8 जुलाई को कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तो 8 जुलाई तक सुरेश जी को यहाँ भेजने की व्यवस्था कर दें, ताकि उनका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। और हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे जाने की व्यवस्था और मेरी आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। मुझे कहीं कोई विशेष जैसे परिस्थितियाँ होती हैं कि कॉलेज में एडमिशन की कठिनाई होगी, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद लगभग, शायद जहाँ तक अगर मुझे याद है, तो 5 जुलाई 1958 को मैंने आबू रोड से गुरुकुल नारसन जाने के लिए अपना तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी में मैंने ख़ास तैयारी की कोई बात नहीं थी। एक तो मेरे पास ननिहाल का एक बॉक्स था, तो उस बॉक्स में ही सब कपड़े वगैरह रख लिए। और उस समय क्योंकि कोई बेडरोल या ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता था, बल्कि रिज़र्वेशन की सुविधाएं भी ज़्यादा मेरे विचार से तो थी भी नहीं, और मैं कुछ कपड़े, बिस्तर, कंबल और अपना बॉक्स ये लेकर ये मेरी जमा दिया गया। और उसके साथ ही मैं लगभग 6 जुलाई को मैं आबू रोड से अपनी यात्रा के लिए रवाना होने की तैयारी कर ली मैंने। और उस समय आबू रोड से सीधे कोई गुरुकुल नारसन यानी जो हरिद्वार के रास्ते में पड़ता था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि सीधे जा सके। तो पहले मुझे दिल्ली मेल से जाना था। मैं अकेले ही ये यात्रा करनी थी मुझे। और मैं दिल्ली मेल से, जो कि लगभग 2 बजे चलती थी वहाँ दोपहर को, तो उससे मुझे बैठा दिया गया। और मैं निश्चिंत होकर के, और मेरी माँ ने, और बल्कि बाबू भी थे, बाबू माने मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे ट्रेन से बैठा दिया और मुझे बता भी दिया कि तुम दिल्ली सुबह पहुंच जाओगे 6:30-7 बजे, और लगभग 10 बजे के आसपास तुम्हें एक दूसरी गाड़ी वहीं मिलेगी, उसके प्लेटफॉर्म का पता लगा लेना, और वो गाड़ी तुमको मुजफ्फरनगर उतार देगी, और मुजफ्फरनगर से तुमको फिर बस मिलेगी, और बस के माध्यम से तुम लगभग 1 या 1.5 घंटे में गुरुकुल नारसन पहुंच जाओगे। तो उस सब बातों को मैंने याद रखा, और इस तरह से मैंने अपनी यात्रा की तैयारी की। और मुझे उस समय, क्योंकि बाबू जो थे हमारे पिता, तो उनको उस समय 2nd क्लास के बजाय इंटर क्लास अलग होता था। 3rd क्लास के बाद उससे अपग्रेड होकर के इंटर क्लास कहलाता था, उसकी एलिजिबिलिटी थी। तो इंटर क्लास में मुझको आराम से जगह मिल गई, और मैं उसमें बॉक्स वगैरह सब मेरी बर्थ के नीचे लगा दिया गया, और मैं आराम से मुझे जगह मिल गई। और मैंने अपना यात्रा, जो सफ़र मेरा, उसको शुरू किया। मेरा सफ़र लगभग 2 बजे शुरू हुआ, 2 बजे ट्रेन चली। तब ये मेरा पहली बार बिल्कुल अकेले सफ़र करने का पहला ही अवसर था। पर मैं हिम्मती था, ऐसी कोई बात नहीं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। और जो मुझे बता ही दिया गया था उसके अनुसार ही मेरी ट्रेन चल दी। और दिल्ली से जो ट्रेन चली वो मारवाड़ और अजमेर, और इसके बाद अजमेर लगभग 8-9 बजे पहुंच गए थे हम लोग। वहाँ पर मैंने अपना खाने का जो टिफ़िन था खोल करके
खाना वगैरह खा लिया और फिर रात को मैं बिस्तर, मेरा बर्थ थी तो बर्थ पर सो गया और सुबह नींद जल्दी ही खुल गई 6 साढ़े 6 बजे। तो मैं फ्रेश होकर के और ट्रेन का इंतज़ार करता रहा, ट्रेन में इंतज़ार करता रहा कि कब दिल्ली आएगा और लगभग मैं समझता हूँ 7 साढ़े 7 बजे दिल्ली स्टेशन पुरानी दिल्ली आ गया। उस समय पुरानी दिल्ली ही मुझे उतरना था तो मैं पुरानी दिल्ली ही उतर गया और वहाँ मैंने उतर करके कुली क्योंकि वहाँ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े ही थे तो एक कुली को आवाज़ दी, वो कुली आ गया और मुझे घर पर ही ये एक बात बता दी थी जिसको मैंने ध्यान रखा कि कुली के जो बिल्ले होते हैं वो अपने बाएं हाथ पे बिल्ले बंधे होते हैं, तो उस बिल्ले पर एक नंबर होता है, उस नंबर को देख लेना चाहिए और वो याद कर लेना चाहिए। तो वो मैंने नंबर उनका देख लिया और उनसे कहा कि भैया मुझे आगे देहरादून की जो ट्रेन है वो 10-1 बजे जाएगी तो उसमें बैठना है, तो उसके लिए चलना है और उनसे किराया जो भी चार्जेस हैं वो आप बता दीजिए। उन्होंने मुझे बता दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई और लगभग शायद 2 या 3 प्लेटफॉर्म हमको ब्रिज के माध्यम से क्रॉस करने पड़े और क्रॉस करके मुझे एक प्लेटफॉर्म शायद 18 नंबर था, उस पर 18 से 15 पर 18 तो प्लेटफॉर्म वो था जिसमें मैं आबू से दिल्ली आया था, जो लगभग उस समय लास्ट प्लेटफॉर्म ही था और उसके बाद मुझे उन्होंने 2-3 प्लेटफॉर्म छोड़ करके 15 नंबर पर बैठा दिया और कहा कि जब ट्रेन आएगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, अब आप बैठ जाइए। और मुझे उन्होंने बर्थ, एक जो सीट भी थी बेंच, उस पर बैठा दिया और वहीं मेरा सामान भी रखवा दिया। वो कुली जो थे बहुत समझदार और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मैंने भी बता दिया उनको कि मैं अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे जैसे बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं उस तरह ही सारी बातें बताई कि आपकी ट्रेन लगभग 10 बजे आएगी और जैसे ही आएगी ट्रेन आप हड़बड़ी मत करना, मैं आ जाऊँगा और आ करके आपको तो इंटर क्लास है, उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो मैं उसमें बैठा दूँगा। तो इस तरह मैं इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करने के बाद मैंने जैसे ही ट्रेन आई तो बहुत से लोग भागते रहे, बहुत भीड़ भी देखता रहा मैं, पर मैं आराम से बैठा रहा और थोड़ी सी देर में मैंने देखा जो मेरे कुली थे वो आ गए और आकर के उन्होंने मेरा वो जो बॉक्स था वो अपने सिर पर रख लिया और जो बिस्तर थोड़ा सा था, कंबल वगैरह, वो उसके ऊपर रख लिया और रख करके और मुझे ले करके बोले आप मेरे साथ साथ चलो, और चल करके मैं उनके साथ ही वहाँ पहुँच गया। इस तरह से ये जो ट्रेन में मैं बैठ गया और ट्रेन में बैठ करके लगभग आधा घंटे बाद वो ट्रेन वहाँ से चल दी। ट्रेन के चलने के बाद क्योंकि वो एरिया बिल्कुल ही नया था मेरा, तो मैं हर प्लेटफॉर्म को देखता था कि कहीं मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं आ जाएगा। पर पहले तो गाज़ियाबाद आया, फिर मुझे सारे स्टेशन भी याद है, मुरादनगर आया, फिर मोदी नगर आया, मोदी नगर के बाद मेरठ आया और मेरठ के बाद ट्रेन से मुजफ्फरनगर आया। तो मुजफ्फरनगर आकर के मैं वहाँ पर मुजफ्फरनगर में ट्रेन थोड़ी देर रुकी, मैंने कुली को आवाज़ दी, कुली आ गए और उन्होंने मेरा सामान उतार दिया और मैं मुजफ्फरनगर स्टेशन पे उतर गया। अब आगे की जो यात्रा मुझे करनी थी वो मुझे बस से करनी थी, क्योंकि
मुजफ्फरनगर से नारसन, गुरुकुल नारसन जहाँ मुझे उतरना था, वो लगभग शायद जहाँ तक मुझे ठीक याद है 19 मील था। उस समय मील ज़्यादा बोलते थे, तो वो 19 मील था और उसके लिए मुझे बस से सफ़र करना था। तो मैं कुली को बुला करके मैंने उनसे यही कहा कि मुझे आप एक कोई भी, उस समय रिक्शा ही चलते थे, आप रिक्शा में बैठलवा दीजिएगा और मेरा सामान उसमें रखवा दीजिएगा। तो वहाँ जैसे ही हम प्लेटफॉर्म से बाहर आए तो वहाँ बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े थे। उन्होंने मुझे एक रिक्शे में बैठा दिया और मैंने रिक्शे वाले को बता दिया कि मुझे आप बस स्टैंड ले चलो। तो मैं बस स्टैंड पहुँच गया। बस स्टैंड से पे पहुँचने पर मैंने सामान वगैरह रखवा लिया कुली से और फिर अपनी बस का मैंने पता लगाया और बस का मालूम होने पर, क्योंकि बस के जहाँ बस खड़ी होती थी वहीं उसके सामने ही मैंने अपना सामान रखवा लिया और बस के आने पर मैं बस में बैठ करके, और 19 मील लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र था उसमें। और हम लोग, मुझे बता दिया था पहले ही कि पुरकाजी एक जगह आएगी, पुरकाजी के बाद 2-3 मील पर ही गुरुकुल नारसन का स्टॉपेज आएगा। ये पैसेंजर बस थी और जो जगह जगह रुकती हुई जा रही थी, और उससे मैं गुरुकुल नारसन पहुंच गया। गुरुकुल नारसन पहुंच करके मैंने एक व्यक्ति जो थे पास में बैठे, उनसे प्रार्थना की। मैंने कहा कि आप मेरा सामान नीचे उतरवा दीजिए। उन्होंने बड़े उससे सामान मेरा उतरवा दिया और मैं उतर करके मैंने मालूम करा, क्योंकि वो कॉलेज सामने ही, मतलब जहाँ मुझे उतारा गया था वो कॉलेज ही था और कॉलेज के गेट पर ही बुकिंग की, और जो रोडवेज की विंडो थी वो वहीं पर थी। इसलिए मुझे बड़ी आसानी से मालूम पड़ गया कि यही कॉलेज है। और अंदर उन्होंने बता दिया, जो वो थे बुकिंग क्लर्क, उन्होंने मुझे बता दिया कि यहीं पास में ही बिल्कुल आप जाएं तो आपके नाना जी का घर क्वार्टर है। तो मैं वहाँ उनका मैंने सामान तो कोने पे रखवा दिया और वहाँ चला गया और जा कर के मैंने वहाँ नाना जी को से मिला। नाना जी वहाँ, क्योंकि वो शायद संडे का दिन था, तो बैठे हुए थे और उसी समय सब लोगों ने मुझे और सब मेरा सामान वगैरह ले कर के घर पे आए। नाना जी और सभी परिवारजन, यानी मेरी नानी जी और मेरे 2 मामा यानी लल्लन जी, जिनका वैसे नाम धर्मेश्वर दीक्षित है, और मेरे छोटे मामा जिसका नाम सत्येश्वर दीक्षित और वैसे लल्ला जी, ये सब लोग घर पर ही थे। तो इंतज़ार कर ही रहे थे मेरा, क्योंकि सबको मालूम था कि लगभग मैं 1:30-2 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। तो मैं पहुंच गया और जा कर के खाना वगैरह खाया और हम लोग सब बातें, अपने सफ़र की मैं बातें बताता रहा। अब मैं अपने जो मेरे ननिहाल के परिवार, यानी मेरे नाना जी, मेरी माँ के चाचा, उनके परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जिससे आप सभी को मेरे ननिहाल के जो पात्र हैं उनका सबका परिचय हो जाए, मेरे खासकर नाना जी, नानी जी और मेरे मामाओं का। मेरे नाना जी का नाम श्याम मोहन दीक्षित था, मतलब अब तो वो है नहीं इस संसार में। उनके 3 बच्चे हैं,
हालांकि अब वो भी संसार में नहीं है। और नानी जी का नाम निर्मला दीक्षित था। नाना जी के जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम ज्ञानेश्वर दीक्षित, और उन्होंने बहुत, जो परिवार में तीनों बच्चों के नाम बहुत ही अच्छे भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञानेश्वर, धर्मेश्वर, सत्येश्वर रखे थे। यानी ज्ञान, धर्म और सत्य, यही तो जीवन के आधार हैं, यही नाम रखे थे। और नानी जी का नाम निर्मला दीक्षित था। और वैसे परिवार में तीनों भाइयों में जैसे ज्ञानेश्वर दीक्षित का नाम, यानी मेरे बड़े मामा का नाम, तो लालजी मामा जी कहते थे। लालजी यानी सबसे बड़े, और बीच वाले लल्लन जी, और सबसे छोटे लल्ला जी। लालजी मामा जी क्योंकि एमए कर रहे थे और वो यहाँ नहीं थे और बरेली में अपनी पढ़ाई कर रहे थे एमए करने के लिए। शायद वो उस समय बीए में थे, और बीए करने, क्योंकि यहाँ पर तो इंटर कॉलेज ही था, तो वो बीए करने के लिए बरेली चले गए थे, जो कि हमारा ननिहाल का पैतृक घर था। तो वहाँ रह कर के वो अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे। और इसके बाद वो लालजी मामा मुझसे 5 साल बड़े थे, यानी वो इस समय 18 वर्ष के आसपास थे। इसके बाद लल्लन जी, जो कि उनसे ठीक 5 साल छोटे थे, यानी लल्लन जी और मुझ में केवल 12 या 13 दिन की छोट बढ़ाई थी। वो मुझसे 12-13 दिन छोटे थे। इसके बाद लल्ला जी, जो कि उनसे भी 5 साल छोटे थे, यानी लगभग 8-1 साल के थे। तो इस तरह से लालजी मामा जी तो बरेली थे, पढ़ रहे थे, अपनी बीए की पढ़ाई कर रहे थे, और लल्लन जी इस समय यहाँ 8वीं क्लास में थे। हालांकि वो मेरे बराबर ही थे उम्र में, परंतु 8वीं क्लास में थे, क्योंकि उसका शायद ये भी कारण होगा कि मैं घर पे ही पढ़ करके और सीधे ही चौथी में और 5वीं में करके 12-13 साल में ही मैंने हाई स्कूल कर लिया था। तो इसलिए उम्र का तो फ़र्क था ही नहीं, हम दोनों समान उम्र के ही थे, पर वो अभी 8वीं में पढ़ रहे थे। और इसके बाद लल्ला जी जो थे वो प्राइमरी स्कूल में थे और शायद 3री क्लास में थे। तो इस तरह से ये परिवार था हमारा ननिहाल का। नाना जी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और बल्कि सही पूछा जाए तो इस कॉलेज की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये जो स्थान गुरुकुल नारसन मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ केवल कॉलेज का ही कैंपस था, और नारसन जिसको हम कहते हैं वो लगभग 1 मील दूर था। यानी वो एक गांव था जिसकी आबादी शायद उस समय 2-3 हज़ार होगी, और वो एक जाटों का गांव था। और वो एरिया, अगर मैं उस समय के बारे में बताऊं, तो वो बहुत, केवल जो वेस्टर्न यूपी का पार्ट था, यानी मेरठ डिवीज़न में आता था, और इसका ज़िला जो था वो सहारनपुर ज़िला हो जाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर से मैं चला था, पुरकाजी जहाँ जो लगभग 3 मील था दूर, वो तो मुजफ्फरनगर ज़िले में था। इसके बाद हम सहारनपुर ज़िले में आ जाते थे, जो आजकल उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तराखंड में आ गया है। गुरुकुल नारसन से ही उत्तराखंड अब प्रारंभ होता है, और अब ये रुड़की डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस तरह से नाना जी से मैं अपने सफ़र की बात करता रहा, कैसे मैंने सफ़र किया, और मेरे दोनों मामा वो भी सब सुनते रहे। सभी बैठे थे, फिर हम लोग खाना ना खाया, और इसके बाद शाम को नाना जी का एक बहुत नियम से चलने वाले थे नाना जी हमारे। तो पहले तो मैंने उनके बारे में जानने की थोड़ी बहुत जो जानकारी हुई, उससे मुझे मालूम पड़ा कि
नाना जी ने बीए बीटी की थी बरेली से ही, और बीए बीटी यानी, क्योंकि आजकल तो बीएड कहते हैं इसको, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको बीटी करना होता था। और बीए, क्योंकि उस समय तो बीए भी बहुत मुश्किल होता था, पर वो उन्होंने बीए बीटी बरेली से किया था। और इसके बाद वो किसी तरह से उनके किसी तरह से एक शेर सिंह जी थे जो जिनके संपर्क में आए वो, और संपर्क में आने के बाद उन्होंने शेर सिंह जी के साथ ये गुरुकुल नारसन में आकर के, यहाँ उस समय कुछ भी नहीं था, और एक गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल की स्थापना, अगर मैं सही सोचता हूँ या जो मेरी सही जानकारी है, तो लगभग शायद भारत के आज़ाद होने के बाद ही हुई। इसकी प्रेरणा उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से ली, जो कि हरिद्वार में था। गुरुकुल कांगड़ी बहुत पुराना था, मेरे विचार से ये उस समय 60-70 वर्ष पुराना था, और स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर के इस गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। वहाँ पर जो छात्र थे वो सब बिल्कुल भारतीय पद्धति से और वैदिक विधि विधानों से रहते थे, और वहाँ पर वहीं पर उनको रहने का और रहने की पढ़ने की व्यवस्था शुरू से ही होती थी, और वो वेदों का अध्ययन करते थे। और इस तरह से गुरुकुल कांगड़ी को माध्यम उनसे ही प्रेरणा लेते हुए इसकी गुरुकुल की स्थापना की गई। और गुरुकुल की स्थापना के जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी क्लास शुरू हुई, और ये भारत की आज़ादी के बाद ही हुआ। और इसके बाद जब मैं पहुंचा था तब तक ये इंटर कॉलेज बन चुका था, और इसमें जो पहले तो प्राइमरी, इसके बाद मिडिल, और मिडिल के बाद हाई स्कूल, और ये उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए इंटर कॉलेज तक बन गया था। पर इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात थी कि वो नाना जी लगातार प्रयासरत थे, और उन्होंने, क्योंकि उस समय गुरुकुल नारसन आगरा यूनिवर्सिटी ही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और उससे लगातार संपर्क करते रहे, पत्र व्यवहार, अपनी सारी जो डिटेल्स वगैरह भेजना, वो सब करते रहे। और उनको जिस समय मैं पहुंचा उसी समय ये अनुमति मिल चुकी थी कि अब ये डिग्री कॉलेज 1 वर्ष में इसकी तैयारी आप कर लें तो ये डिग्री कॉलेज हो जाएगा। डिग्री कॉलेज माने इसका 3rd ईयर शुरू हो जाएगा। और जब मैं पहुंचा था तब तो ये इंटर कॉलेज था। तो ये जो डिग्री कॉलेज होना था ये केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में डिग्री देने का, या डिग्री की पढ़ाई करने के लिए केवल एग्रीकल्चर साइंस ही सब्जेक्ट इसमें उपलब्ध था। तो नाना जी ने, तब तक मुझे कोई विचार नहीं था कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेने हैं। नाना जी ने शाम को बैठ करके मुझे बताया, मुझसे पूछा कि भाई आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो मैं समझ नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए, अगर आपको बीए करना है तो आपको आर्ट्स लेने होंगे, परंतु उसमें आप जानते हो कि कोई ख़ास स्कोप नहीं है, उसमें आपको केवल टीचिंग लाइन में ही जा सकने जैसा संभावना है। इसके बाद अगर दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर वो साइंस है। साइंस के लिए यहाँ साइंस की फैसिलिटी अभी इंटर तक के लिए ही है, परंतु अब सौभाग्यवश ये डिग्री कॉलेज अगले साल शुरू होने वाला है। तो आप अगर एग्रीकल्चर में आप यहाँ
इंटर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आगे से अगले साल ही यहाँ डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लगातार यानी डिग्री यहीं से ले सकेंगे। तो आप अच्छा हो कि एग्रीकल्चर ये सब्जेक्ट तो थोड़ा अलग है, परंतु इसका स्कोप बहुत अच्छा है और इसमें खेती बाड़ी और इसके बारे में कृषि अनुसंधान और कृषि संबंधी सारी जानकारियों को पढ़ने का और इससे संबंधित जो जॉब्स हैं ब्लॉक्स में और सब जगह एग्रीकल्चर साइंस के अब तो बहुत सारे कॉलेजेस भी हो गए हैं, तो उसमें टीचिंग का इस तरह से बहुत सारे अवसर हैं, उनमें आप जा सकते हैं। हाँ, मुझे नाना जी की बात बहुत सही लगी कि मुझे एग्रीकल्चर साइंस का सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल नया था सब्जेक्ट और मुझको एग्रीकल्चर का कोई भी आइडिया नहीं था। मेरा बैकग्राउंड कभी भी रूरल नहीं रहा, मैं कभी गांव में नहीं रहा और इस तरह से मुझे खेती के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बल्कि यहाँ तक कि कहते हैं ना कि रबी और ख़रीफ़ की फसलें होती हैं, जायद की फसलें होती हैं, कौन सी फसल कब होती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर मैंने ये ज़रूर सोचा कि अगर मैं कोशिश करूं तो सीख सकता हूं, कोशिश करूं तो कर सकता हूं। इसलिए मुझे ये विचार सही लगा। क्योंकि इसमें स्कोप है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट ईयर जब ये डिग्री कॉलेज खुल जाएगा और मैं इंटर कर चुकूँगा तो मैं यहीं से डिग्री भी ले लूँगा और यहीं एक तरह से अपने घर में ही ननिहाल में नाना जी के पास रहते हुए ही मैं आराम से एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर सकता हूँ और हो सकता है इसके बाद पीजी की फैसिलिटी हो जाए। तो इस तरह से मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ गई कि मैं एग्रीकल्चर साइंस ही लूँ और उसके लिए नाना जी ने मुझे यही कहा कि ठीक है, अब आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है और मेहनत करने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ सब लोग बहुत फ्रेंडली है, सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो आप आराम से अपना एग्रीकल्चर का ग्रेजुएशन कर सकोगे। इस तरह से मेरी बात उनसे हो गई। जहाँ तक मुझे थोड़ी सी मैंने जानकारी भी दी, एग्रीकल्चर का यहाँ इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी का बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत आता है, जिसका हेड ऑफिस शायद इलाहाबाद है। इंटरमीडिएट करने के बाद यानी 2 साल का इंटरमीडिएट है और इसमें एग्रीकल्चर में एक बात और भी है कि दोनों साल एग्ज़ाम जो होंगे वो बोर्ड के ही होते हैं, यहाँ कोई होम एग्ज़ाम नहीं होते। और साथ ही एग्रीकल्चर साइंस अगर मैं लेता हूँ तो लगभग फरवरी से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वाइवा वोसी और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का आना होता है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आते हैं वो दूसरे एग्रीकल्चर कॉलेजेस से, जो हो सकता है कि कानपुर से या बनारस से या आगरा से या कहीं से भी बाहर से आ सकते हैं। तो मुझे पहले एक्सटर्नल एग्ज़ाम को फेस करना होगा और उसके बाद मार्च में इंटरनल एग्ज़ाम होंगे। इसके साथ ही ये भी मुझे पता लग गया कि हर साल लगभग 7 सब्जेक्ट होंगे और कुल मिलाकर के देखें तो चारों सालों में यानी बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में सब कुल मिलाकर के 56 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से एग्रीकल्चर तो प्रीडोमिनेंट होगा और सब्जेक्ट्स जो है वो बार बार चेंज होंगे। इंटरमीडिएट में हमें बेसिक्स की जानकारी हो जाएगी, जैसे एग्रीकल्चर तो है ही, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके साथ ही बॉटनी, जूलॉजी,
फिज़िक्स, केमिस्ट्री आदि। और इसके बाद जब हम डिग्री में जाएंगे बीएससी करने के लिए, तब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन डेप्थ स्टडी होगी, जिसमें जैसे डेयरी केमिस्ट्री, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इसके साथ ही बैक्टीरियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, बहुत से नए सब्जेक्ट्स आएंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो ये सब नए सब्जेक्ट्स होंगे। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग आदि। तो ये सब बातें मैंने जान ली और इसके बाद मैंने ये विचार कर लिया और निर्णय हो गया कि अब मैं एग्रीकल्चर में ही एडमिशन लूँगा। तो नाना जी ने मुझे बता दिया कि नेक्स्ट डे यानी 8 जुलाई को आप मेरे ऑफिस में आ जाएं और वहीं पर फॉर्म भर देंगे और मैं साइन कर दूंगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे ही 8 जुलाई थी। 8 जुलाई को ही मैं ऑफिस, नाना जी का ऑफिस, जो कि बिल्कुल कॉलेज के राइट साइड पर था, उनका बहुत बड़ा ऑफिस था। उसमें 2, 3, 4 क्लरिकल स्टाफ भी थे और टाइपिस्ट वगैरह भी थे। तो उस ऑफिस में मैं गया और जा कर के वहाँ मुझे उन्होंने, क्लरिकल स्टाफ ने मुझे फॉर्म दे दिए और फॉर्म मैंने भर दिया। फॉर्म भर करके उसी में ये भी होता है कि आप स्टाफ में आते हो क्या, तो मैंने, नाना जी ने कहा कि हाँ आप लिख दीजिए कि स्टाफ, और फिर नाना जी ने उस पर साइन कर दिए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेरी जो फ़ीस है स्कूल कॉलेज की फ़ीस, वो नाना जी की सैलरी से डायरेक्ट जमा हो जाएगी और मुझे फ़ीस का या किसी भी तरह के एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या चार्जेस या कोई भी, उसके लिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना होगा। वो नाना जी के अकाउंट से अकाउंट फॉर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ़ीस जमा कर दी और मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और एडमिशन स्लिप वगैरह मिल गई मुझे, और मैं वहाँ कॉलेज में अपनी जो क्लास रूम है वो भी मुझे बता दिया गया और मैं क्लासरूम में पहुँच गया। वहाँ पर बहुत सारे नए स्टूडेंट्स थे, आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, कोई फॉर्म भर रहा था, सब एक दूसरे से मिल रहे थे, परिचय कर रहे थे। तो वहाँ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उस दिन बिल्कुल फॉर्मल कोई कुछ नहीं था, सब कुछ इनफॉर्मल था, क्योंकि एक तरह से वो एडमिशन डे था। तो हम सब अपनी अपनी बातचीत कर रहे थे और एडमिशन होने के बाद एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे थे, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले रहे थे और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स थे उसमें से जहाँ तक मैं समझता हूँ 95% तो जाट थे, क्योंकि वो सारा जाटों का एरिया था। और एक तरह से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये तीनों चारों जिसको वेस्टर्न यूपी भी कहते हैं, वो पूरा इरिगेटेड है गंग कैनाल से, और वहाँ पर खेती का बहुत अच्छा सुविधाएं हैं सब तरह की, और ज़मीन भी बहुत अच्छी है, मिट्टी दोमट मिट्टी है। तो वहाँ जाटों का बहुत प्रीडोमिनेंस है और जाट कम्युनिटी खेती में बहुत इंटरेस्ट रखती है। तो या तो वो लोग खेती में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कुछ लोग आर्मी में चले जाते हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स या टीचिंग वगैरह में, जैसे हमारे कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे या प्रोफेसर्स थे, उसमें मैं समझता हूँ वही रेशो 90% उसमें भी जाट ही थे। इसके अलावा कुछ लोग गुर्जर कम्युनिटी के
या कुछ त्यागी ब्राह्मण्स या अदर ब्राह्मण्स या अदर कोई कम्युनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स भी थे। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा उसमें मिक्सअप था। पर अधिकतर मेरे जो साथी थे वो जाट थे, तो मुझे उनसे सीखने का, उनसे जानने का, एग्रीकल्चर को समझने का बहुत अच्छा मेरे लिए मौका बन सकता था। तो उस मौके को भी मैंने समझने की कोशिश की और मेरे जितने भी मित्र, खासकर जो भी थे, उनको भी मुझे जानना चाहते थे वो, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल ही आउटसाइडर था और अधिकतर स्टूडेंट्स लोकल थे जो पास ही नारसन से थे या कुछ पास के जैसे पुरकाजी के भी 2-4-6 स्टूडेंट्स थे और 5-7 किलोमीटर पे एक मंगलौर था कस्बा टाउन, तो उसके आसपास के भी थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स जो थे वो लोकल एरियाज़ के ही थे और बाहर के स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट सेक्शन में लगभग ना के बराबर थे। ये बात और है कि 3-4-5 किलोमीटर से जो थे तो वो अपनी साइकिलिंग के माध्यम से आते थे। उस समय वहाँ पर या वैसे भी कहें तो कोई ऑटो व्हीकल्स जैसे कार या जीप या किसी तरह की कोई टैक्सी या मोटरसाइकिल या बाइक्स या स्कूटर, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल साधन जो था वो वही था जो दिल्ली से चल कर के रूट था, वो देहरादून तक एक हाईवे थी और उस पर ही ये गुरुकुल नारसन आ जाता था, जो कि हमारा कॉलेज का कैंपस था। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको कैंपस के बारे में बताना चाहूँगा। कैंपस में जहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट था वहीं पर बस रुकती थी और एक साइड पे बुकिंग विंडो थी जहाँ पर जो लोग टिकट खरीदते थे रेलवे वो बस का, तो वो बस का बुकिंग का काउंटर था और दूसरी साइड पर पोस्ट ऑफिस था जिसमें डाक का आना जाना, छांटना और उसकी डिलीवरी और ये था। और बाकी गेट के थोड़ा सा आगे पीछे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ थी, जैसे एक हलवाई की दुकान थी, एक आरएमपी थे, डॉक्टर जिनको कहें हम, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो थे, उनका क्लिनिक था और कुछ सब्ज़ी वगैरह की ऐसी शॉप्स थी। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ थी। बाकी ओपन ग्राउंड्स थे और लगभग खुला एरिया था। आसपास कैनाल एरिया बहुत था, कैनाल का नेटवर्क, गंग कैनाल का नेटवर्क चारों तरफ था और उसकी वजह से चारों तरफ या तो कॉलेज के सामने मेन कैनाल्स थी या साइड कैनाल्स थी या चैनल्स थी या राजवाहा, वहाँ राजवाहा कहते थे, जो कि उनसे भी साइड चैनल थी जो कि फार्म्स तक जाती थी या फील्ड्स तक जाती थी। तो इस तरह ये इरिगेशन का सिस्टम था और लगभग सभी जितने भी खेत थे उनको सिंचाई की ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। वहाँ पर उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गुरुकुल नारसन में और एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो सुविधाएं दोनों ही बातें कहें वो दोनों ही थी। सुविधाएं तो ये कि पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर था, कोई शोर नहीं था, कोई माइक या कोई इस तरह का कुछ नहीं था और लगभग मैं समझता हूँ मॉस्किटोज़ या गंदगी वगैरह भी नहीं थी। इसके बाद जब हम एंट्री करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो कॉलेज का कैंपस था उसके क्वार्टर्स थे टीचिंग स्टाफ के लिए, शायद 8 या 10 क्वार्टर्स थे। उसमें ही नाना जी का क्वार्टर
फर्स्ट या सेकंड ही था, सेकंड क्वार्टर था। तो हम वहाँ हमारा सेकंड क्वार्टर था नाना जी का, और इसके बाद भी और शुरू वाले जो क्वार्टर था वो हमारे एक टीचर ही थे, चैन सिंह जी, क्योंकि उनका बिल्कुल ही बगल में था, तो वो परिवार बहुत आपस में सब जुड़े हुए ही थे। और इसके बाद भी क्योंकि टीचिंग स्टाफ सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और हम सब एक दूसरे बच्चों से और इसी तरह जो नानी जी का लोग बहुत सम्मान करती थी, जो भी टीचर्स की पत्नियां थी, और उस तरह से उन लोगों का आना जाना, और इसी तरह हम लोग भी जो भी हमारे टीचर्स मिलते थे हम उनको नमस्कार करते थे। इसके बाद अगर जो बीच का हिस्सा था वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें क्यारियाँ थी और सब्ज़ी और ये सब, खासकर जो छोटे प्लांट्स हैं वो थे, और बाद में हेजेस लगी हुई थी। और पूरे ग्राउंड में जो कॉलेज का बहुत बड़ा कैंपस था उसमें खासकर आम के पेड़ थे, घर में भी हमारे आम का पेड़ था, और पपीते का, अमरूद का ये पेड़ थे, और बाकी भी कैंपस में आम के बहुत सारे पेड़ थे जिनका एनुअल एक ऑक्शन हो जाता था, और उससे इस कॉलेज की इनकम हो जाती थी। इसके अलावा आम के पेड़ों के साथ ही अमरूद के पेड़, पपीते के पेड़ घरों में, और इस तरह की पेड़ थे। कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें खेलने की भी सुविधाएं थी, कुछ हिस्से में कुछ खेती भी होती थी, और जो कॉलेज का कैंपस था उसमें आगे चल कर के एक साइड पर 10 क्वार्टर्स और बने थे। इस तरह से कुल रेजिडेंशियल एरिया में 20 क्वार्टर्स थे जिसमें टीचर्स रहते थे। बाकी अधिकतर जो जिनके खुद के घर थे वो नारसन से या आसपास के जगह से आते थे। रोज़ अपने आने का उन लोगों का, वो अपने घर से निकल करके और फिर कॉलेज टीचर्स या प्रोफेसर्स हमारे जो हैं वो आते थे। कुछ टीचर्स मैंगलोर से भी आते थे, मंगलौर जिसको कहना चाहिए, मैंगलोर में गलती से बोल गया, मंगलौर से भी आते थे, और वो हमारे बाकी अधिकतर टीचर्स जो है वो वहीं रहते थे। खासकर जो बाहर के रहने वाले थे, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर या बाहर से आए हुए थे, खासकर टेक्निकल साइड के, जैसे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के जो प्रोफेसर्स थे हमारे या टीचर्स थे, वो नॉर्मली आउटसाइडर्स थे, और वो जो क्वार्टर्स थे उनमें रह रहे थे। इसके साथ ही कॉलेज कैंपस में नाना जी का जो ऑफिस था उसके बाद एक गैलरी आती थी, और अंदर की तरफ एक बहुत बड़ा कवर्ड हॉल था, उसमें मीटिंग्स वगैरह होती थी। और नाना जी के ऑफिस के सामने जो है वो भी बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर प्रेयर्स वगैरह हम लोग करते थे। इसी तरह नाना जी के बगल में एक ऑफिस और था, वो बिल्कुल बराबरी का था, और उसमें मैनेजर महोदय का ऑफिस था। वहाँ पर मैनेजर साहब, जैसा कि मैंने नाम पहले ही बताया, चौधरी शेर सिंह जी जो कॉलेज के मैनेजर थे, एक तरह से उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। खासकर ये एक प्राइवेट कॉलेज था, तो फाइनेंस जुटाना और लोगों से संपर्क भी करना। वो खुद जो है इस ज़िले के रहने वाले नहीं थे, वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। उनका गांव आज भी याद है मुझे, सैदपुर के रहने वाले थे और जाट थे, और उनकी शिक्षा में निश्चित ही रुचि थी। और जहाँ तक बात है, वो बहुत डिवोटेड थे
और नाना जी की और उनकी जोड़ी की वजह से ये कॉलेज बहुत स्मूथली चल रहा था। इसके अलावा जो क्लासरूम्स थे, क्लासरूम्स में लगभग 30-40 स्टूडेंट्स बैठ सकें इस तरह की व्यवस्थाएं थी, और वो एक तरह से देखें तो स्क्वायर शेप में बना हुआ कॉलेज कैंपस था। तो इस तरह से सारी सुविधाएं उसमें थी। कॉलेज के बाहर अगर देखें तो कॉलेज की जो एक दूसरी साइड थी उसमें भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहाँ पर खासकर वहाँ पर जो मेन कल्टीवेशन है वो शुगर केन थी, इसके अलावा वीट भी थी, और कुछ लोग गन्ना तो खैर सभी उगाते थे, बाकी अधिकतर लोग गेहूं करते थे, और कुछ लोग मक्का या ऐसी फसलें भी करते थे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का एरिया था। इरिगेशन की सारी फैसिलिटीज़ थी, और इरिगेशन की सुविधाओं के साथ साथ कॉलेज में जहाँ तक देखें कि वो जितने प्लांट्स थे उनकी सिंचाई की व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। कॉलेज के जो हमारे क्वार्टर्स थे उनके पास ही एक ऊपर की साइड पे बना हुआ था, वो वहाँ जिसको पर्शियन व्हील कहते हैं या हिंदी में हम रहट कहते हैं, वो बना हुआ था। पानी की गहराई बहुत कम थी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 फीट पर पानी था, क्योंकि चारों तरफ नहरें थी और गंग कैनाल का एरिया था, तो पानी की बहुत बहुतायत थी और पानी लगातार उपलब्ध था। और वो रहट के चलने से वो दिन भर रहट चलता रहता था, और रहट से लिंक करते हुए नालियाँ पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, और उससे बीच बीच में सब्जियां और रोज़ बहुत सारे रात रानी और चंपा और इस तरह के बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स भी बीच में लगे हुए थे। बाकी चारों तरफ हेजेस लगी हुई थी, और हेजेस और बड़े बड़े प्लांट्स, बहुत सुंदर वातावरण था, एक तरह से पॉल्यूशन फ्री और बहुत सुखद, बहुत सुंदर वातावरण था। और चारों तरफ सीमेंट की उससे एज बनी हुई थी, और उसके बाद हेज बना हुई थी, जो कि चारों तरफ हेज लगी हुई थी। और उसके साथ ही जो क्वार्टर्स थे जिसमें टीचर्स रहते थे, खासकर हमारी साइड पर जो क्वार्टर्स थे उनमें अधिकतर जो भी हमारे टीचर्स थे या प्रोफेसर्स थे या लेक्चरर्स थे, उनके पास पशुओं की भी, खासकर बफेलो ब्रीडिंग, वहाँ बफेलोज़ का डेयरी जो है वो बफेलोज़ के माध्यम से ज़्यादा चलती थी। भैंसें, सबके पास भैंसें, बछियाएँ बहुत थी, एक दो के यहाँ गाय भी थी, पर अधिकतर जो मेरे टीचर्स थे, मेरे पड़ोस में भी जो टीचर थे उनके पास भैंस थी, 1 या 2 भैंस थी, जिनका दूध अधिकतर जो परिवार के सदस्य ही दूध निकालने का काम, चरी काटने का काम और चरी खरीद लेते थे, और ग्रास हॉप उससे कटर से, उसका चैफ कटर से उसकी चरी की कटाई वगैरह भी कर लेते थे। तो इस तरह से वातावरण बहुत अच्छा था, और सबके पास व्यस्तता थी, तो कहीं कोई आपस में कोई किसी की राइवलरी नहीं थी, सभी एक ही तरह के लोग थे और सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, और वातावरण बहुत ही स्वस्थ था। तो इस तरह से ये मैं आपको कॉलेज के बारे में बता रहा था। कॉलेज में एक कैंपस, और जैसे मैंने बताया कि पास में कुछ शॉप्स थी, और कुछ दूरी पर कुछ मकान, छोटे छोटे कुछ लोगों ने लाइन में मकान बना दिए थे, जो कि रेंटल पे ज़्यादा थे, जिसमें जिन लड़कों को जो बाहर के थे, अगर उनको रहने की सुविधा वही चाहिए
तो वो सुविधा भी थी। और बाकी भी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे डॉक्टर हैं, जो मैंने बताया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, या सब्ज़ी बेचते थे, या दूध मिठाई की दुकान थी, दूध की शॉप थी, तो वो सब लोग, उनके रहने के वो क्वार्टर्स थे या रहने के वो मकान वो ले रखे थे उन्होंने, और वो अपना जो डेली फैसिलिटीज़ हैं हम लोगों को उपलब्ध करा रहे थे। और साथ ही जैसे पोस्ट मास्टर हैं या पोस्टमैन हैं या बुकिंग क्लर्क हैं, वो लोग भी वहीं रहते थे। तो इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी। और ये वातावरण, ये सारा मैं कॉलेज कैंपस के बारे में मैं बता रहा था। अब मैं थोड़ी सी जानकारी अपनी दिनचर्या की भी दूंगा। कॉलेज का जो हमारा टाइम था वो बहुत बढ़िया था। 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम था। तो हम लोग सुबह 9:30, मतलब एक तरह से कॉलेज कैंपस में ही रह रहे थे, तो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते। वहाँ पर जो मेन ग्राउंड था, वहाँ पर हम लोग प्रार्थना के लिए हम लोगों को लाइन में खड़े होते थे। अलग अलग जो उनकी लाइन थी हमारी, तो हम अपनी अपनी लाइन में, इंटर कॉलेज में तो ज़्यादा क्लासेस थी नहीं, 2 क्लासेस थी, और बाकी शुरू से लेकर के प्राइमरी सेक्शन अलग था, पर बाकी 5th से लेकर के 10th तक क्लासेस के 2-3 सेक्शन भी थे। तो कुल मिलाकर के 14-15 क्लासेस थी, और वो लाइन लगा करके हम लोग खड़े हो जाते थे। और प्रार्थना, जब प्रार्थना के लिए 5-6 स्टूडेंट्स खड़े होते थे और वो प्रार्थना करवाते थे, और हम उनको रिपीट करते थे, और इस तरह प्रार्थना हो जाती थी। कॉलेज का वातावरण एक तरह से गुरुकुल नार्सन, ठीक है, ये पद्धति गुरुकुल से स्टार्ट ज़रूर हुई, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जैसे रेगुलर पढ़ाई होती है उस तरह की पढ़ाई थी। हाँ, ये बात अवश्य है कि वातावरण में असर थोड़ा आर्य समाज का निश्चित ही था। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में खासकर, जैसा मैंने देखा भी कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर वगैरह में आर्य समाज का प्रभाव बहुत अधिक था। गुरुकुल नार्सन में जान करके सभी को आश्चर्य होगा कि हमारे घर में कोई भी किसी देवी देवताओं की कोई फ़ोटो नहीं थी, और ऐसा कोई हम मंदिर भी, गुरुकुल नार्सन में भी कोई मंदिर या ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सब लोग सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहला काम संध्या करते थे। घर में जहाँ तक क्वार्टर्स की बात है, तो घुसते ही एक आंगन था जिसमें हम लोगों ने तीनों तरफ क्यारियाँ बना रखी थी, और उनमें क्यारियों में पौधे लगा रखे थे, और पपीते का भी पेड़ था और एक अमरूद का भी पेड़ था। इसके अलावा बीच में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा आम का, बहुत पुराना, मैं समझता हूँ कम से कम 8 या 10 वर्ष पुराना आम का पेड़ था। उससे पूरे घर के अंदर छाया रहती थी। और आम, जब आम का मौसम आता, जब मैं गया था तो आम का मौसम लगभग ख़त्म हो चुका था, पर फिर भी आम कुछ उपलब्ध थे। तो इस तरह से ये आम, और वैसे भी वहाँ पर मैंने जैसा बताया कि आम के बहुत सारे पौधे थे, और उनको ऑक्शन के माध्यम से 1 साल के लिए या 2 या 3 साल के लिए ऑक्शन कर दिया जाता था। तो फिर वो लोग जो भी ऑक्शन में ले लेते थे, तो वो उनकी देखभाल, उनका सब कुछ, उनकी निराई गुड़ाई और सब कुछ करना, और कोई अगर डिजीज़ेज़ हैं या कोई इंसेक्ट्स लग गए हैं, या वो सब, वो देखभाल करना उनकी ही जिम्मेदारी हो जाती थी।
इसी तरह अमरूद का और वो सब भी इसी आधार पर चलते थे। सिंचाई की सुविधा जैसे मैंने बताया कि सब उपलब्ध थी, तो बहुत अच्छा, एक तरह से बहुत हाइजीनिक ऑर्गेनिक एटमॉस्फेयर था। और बिजली ज़रूर नहीं थी, परंतु उसकी कमी हमको कभी भी अखरती नहीं थी। और क्योंकि नाना जी के जो पियंस थे कॉलेज में लगभग 8-10 पियंस थे। नाना जी के स्टाफ में भी, यानी उनके प्रिंसिपल ऑफिस में भी 2-3 पियंस थे। तो वो लोग शाम को 4 बजे घर आ जाते थे और आकर के चाय बनाने का काम, और चाय को बाकायदा नाना जी के ऑफिस में वो ले जाते थे। तो बाकायदा टी पॉट, शुगर पॉट और मिल्क पॉट, ये सब उसमें रख करके ट्रे के अंदर लगा करके ले जाते थे और वहाँ उनके ऑफिस में ले जाते थे। और उसी बीच में क्योंकि 2-3 लोग आ जाते थे, तो जो लैंप है या लालटेन है उनकी सफाई करना और वो सब भी काम कर लेते थे। सभी जो पियंस थे वो आसपास के गांव के ही थे और वो भी पारिवारिक मेंबर्स की तरह ही थे। तो चाय बनाना कहाँ रखा है, क्या करना है, वो उनको सबको मालूम था और वो आ करके चाय बना करके और ले जाते थे। और उस बीच में अगर कोई खुद ही, उनको कहना नहीं पड़ता था, वो खुद ही लालटेन या लैंप उनकी सफाई करना और ये सब कर देते थे। और अगर कोई कुछ पानी देना पौधों का है, वो सब भी उस समय खासकर सुबह नाना जी का जो स्टेशनरी या बैग्स या जो डाक वगैरह जो घर पर आ जाती थी, तो उसको भी वो ले जाने का काम, एक ट्रे थी, उस ट्रे में बड़ी ट्रे थी, यानी जिसको वैसा टिन की ट्रे कहना चाहिए, वो ब्लैक कलर की एक टिन की ट्रे थी। उसके अंदर नाना जी जो ऑफिस से फाइल घर ले आते थे, तो वो सारी फाइल्स वगैरह वो वापस ले जाते थे और उस तरह से वो सब हमारे घर में अगर कोई छोटा मोटा काम भी है तो वो कर देते थे। तो इस तरह से, और केरोसिन ऑयल उनमें सभी लैंप्स में डालना और ये सब काम भी ऑटोमेटिकली उसी समय हो जाता था। तो ये सब व्यवस्थाएं, जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था कि 10 से 4 बजे तक का कॉलेज था और पहला दिन हमारा 8 तारीख को तो एडमिशन हो गया, 9 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हुई। तो जहाँ तक रेगुलर क्लासेस हैं, वहाँ सबसे पहले तो वहाँ हमारे जो प्रिंसिपल यानी मेरे नाना जी, उन्होंने पहले ही दिन एड्रेस किया। जो मैनेजर साहब थे उन्होंने भी एड्रेस किया। उनका मुख्य जो एड्रेस था उसमें कवर यही किया गया था कि आप लोगों की कॉलेज की लाइफ ये शुरू हुई है, पर ये जीवन का एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। इसमें अगर आपको स्ट्रगल में जीतना ही है, आपको इस स्ट्रगल का अर्थ ये नहीं है कि कहीं कोई युद्ध है, पर इसको आपको बहुत तरीके से सीखना है। ये आपका एक लर्निंग पीरियड है, इसमें आपको कंसंट्रेट करना है पूरी तरह से, और कंसंट्रेट करके जितना भी आपका लर्निंग होगा उससे आपको पूरे जीवन भर, आप जॉब करें ना करें, खेती करें या कुछ भी कोई अदर जॉब करें, टीचिंग करें या कुछ भी करें, आपको इससे लाभ ही होगा। ये जो आपकी पढ़ाई होगी इससे आपको हमेशा जीवन भर याद करेंगे। तो आप इस समय बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ रखें और सीखने में जितना भी लर्निंग है, ये सभी टीचर्स भी हमारे वहीं सामने ही खड़े हुए थे, तो उनका भी इंट्रोडक्शन कराया गया और हम सब ने उनके
उनसे को सब ने वो करके और हम सब को बाद में क्लासेस के लिए हमें अपनी अपनी क्लास में चले गए। और मैनेजर साहब और नाना जी दोनों ने जो हमको मोटिवेशनल लेक्चर दिया उसका निश्चित रूप से हम पर प्रभाव पड़ा। और बाकी भी देखें तो अधिकतर मेरे जो साथी थे वो बिल्कुल ही रूरल बैकग्राउंड से थे और उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई किसी तरह की कोई बैड हैबिट्स जो आज बहुत सारी क्रॉप अप हो गई हैं, वो सब कुछ भी नहीं थी। और हर व्यक्ति कोई 2 मील से, कोई 3 मील से पैदल चलता हुआ आता था, क्योंकि कोई जो आने के साधन होते थे, कुछ लोग ही, कुछ टीचर्स ही साइकिल से आते थे, वरना अधिकतर जो स्टूडेंट्स थे वो खेतिहर क्लासेस से ही थे, यानी एग्रीकल्चर क्लास से ही थे। तो वो लोग पैदल चलना ही उनको अच्छा लगता था और वो पैदल 2-4 किलोमीटर चलना एक बहुत आसान बात थी। तो वो 2-3 माइल से, या किलोमीटर तो गलत मैं कह रहा हूँ, माइल से, बल्कि उस समय माइल का ज़्यादा प्रचलन था, तो 2-3 माइल से आराम से पैदल घूमते हुए, क्योंकि चारों तरफ फसलें हो रही होती थी और इरिगेशन की नालियाँ बनी होती थी, सिंचाई का पानी था, तो वो सब साधन को देखते हुए चारों तरफ बहुत ग्रीन था, बहुत हरियाली थी, उसको देखते हुए बड़ी खुशबूदार हवाएं चलती थी, बहुत शुद्ध वातावरण था। तो उसमें होते हुए हर गांव से एक पगडंडी, उस समय कोई वैसी रोड्स तो लगभग ना के बराबर थी, जो हाईवे था बस वही हाईवे था, बाकी सब जगह पगडंडियाँ ही थी और किसी तरह का कोई ट्रैफिक या बस सिस्टम ऐसा, वो जो मेन हाईवे था बस वही था। बाकी या तो बुलक कार्ट्स थी, बैलगाड़ियाँ थी, या कोई साइकिल वगैरह थी, इसके वही हमारे साधन थे। तो उन साधनों पर ही हमारे साथी लोग आते थे और आ कर के क्लासेस ज्वाइन करते थे। जहाँ तक वातावरण था तो वो, जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि बहुत ही ग्रामीण वातावरण था। तो अधिकतर मेरे जो कुलीग्स थे, मेरे जो साथी आते थे, वो कुर्ता पजामा या कमीज़, शर्ट पजामा, कुछ ही साथी ऐसे थे जो पैंट पहनते थे। मैं तो खैर पैंट और शर्ट पहनता था। बाकी बहुत कम मेरे फ्रेंड्स थे जो पैंट या शर्ट पहनते थे। बाकी अधिकतर कुर्ता पजामा या कुर्ता कमीज़, पजामा कमीज़ या इस तरह की ड्रेसेस ही, जो लोकल ड्रेसेस थी, वो पहनते थे। इसी तरह जो हमारे टीचर्स या प्रोफेसर्स थे वो भी कुछ तो वो उनके ड्रेसअप भी लगभग इसी तरह का था। तो बहुत सादा जीवन और उन लोगों के विचार बहुत उच्च, और जो उनके कमिटमेंट्स थे, खासकर मेरे टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, वो बहुत कमिटेड होते थे और वातावरण में बहुत अधिक शुद्धता थी। बल्कि मैं उस शुद्धता का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता, और इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि उस समय का वातावरण कितना शुद्ध था, कितना पवित्र था। चारों तरफ बिल्कुल आनंद था। केवल पढ़ने की हर व्यक्ति में इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, सीखूं। लर्निंग का एक एटमॉस्फेयर था और इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं था, क्योंकि और कोई भी चीज़, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि कोई बिजली ना होने से कहीं कोई म्यूज़िक या कोई बहुत ज़्यादा रेडियो भी, 1 या 2 टीचर्स के घर पे ट्रांजिस्टर रेडियो उस समय 2, खासकर मेरे पड़ोस में जो रहते थे, हमारे पड़ोस में चैन सिंह जी, उनके यहाँ ज़रूर रेडियो था। और इसी तरह 1 या 2 टीचर्स के घर में ट्रांजिस्टर रेडियो होते थे, क्योंकि वो बैटरी से चलते थे। बाकी क्योंकि लाइट तो थी ही नहीं, तो बस वही सुविधाएं।
उपलब्ध थी, पर वातावरण बहुत ही शुद्ध था।